हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो मिडवल हिस्ट्री का है और वो टॉपिक है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से तात्पर्य यानी मुगल काल के जो बादशाह थे, उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कौन-कौन से काम किए हैं, कौन-कौन सी इमारतें बनाई हैं, आज हम ये टॉपिक लेकर चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि चाहे हम सिविल सर्विस आईएएस, पीसीएस की बात करें, चाहे किसी वनडे एग्जाम की बात करें, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल की स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, देखिए, जो भारत के अंदर मुगलों के फाउंडर हैं उनका नाम बाबर है। बाबर। और बाबर का जैसे ही भारत में आगमन हुआ है, बाबर का जैसे ही भारत में आगमन हुआ, तो बाबर के आगमन के साथ ही भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध भारत के मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया और जो फारस है, फारस से हो गए। देखिए, जो फारस है इसे इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं और एट प्रेजेंट इसे ईरान कहते हैं। तो इनसे सांस्कृतिक संबंध बने, इसलिए भारत की जो स्थापत्य कला है बेसिकली मुगल काल में, तो इसको हम इंडियन पर्शियन या इंडो पर्शियन, इंडो पर्शियन, पर्शियन स्टाइल या शैली भी कहते हैं, शैली भी कहते हैं। तो इसे हम इंडो पर्शियन शैली कहते हैं। और स्टूडेंट देखिए, जो मुगल दरबार, ये जो मुगल दरबार है, मुगल दरबार, इस मुगल दरबार में कई देशों के जो शिल्पकार थे, शिल्पकार यानी कारीगर थे, उनको संरक्षण मिला। जैसे एक नाम आता है समरकंद, समरकंद। इसके साथ साथ फ्रांस, फ्रांस, इटली, इटली और ईरान। यहाँ के जो कलाकार थे यानी शिल्पकार, उनको संरक्षण मिला। लेकिन ये तो विदेशी हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है, भले ही ये विदेशी हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इनकी शैली विदेशी है। इसे हम पूर्ण रूप से बेसिकली हम विदेशी नहीं कह सकते, विदेशी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। चूंकि ये जो विदेशी कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम किया, ये भारतीय परंपराओं, जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा, परंपरा और भारतीय पर्यावरण में किया है, पर्यावरण में किया। तो इसलिए पूर्ण रूप से इसे इस्लामिक या विदेशी नहीं कहा जा सकता, इसे मिश्रित शैली की संज्ञा दी जाएगी, मिश्रित शैली, शैली की संज्ञा दी जाएगी, चूंकि भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और भारतीय पर्यावरण में ये बनी है। और स्टूडेंट्स, इनकी स्थापत्य कला की जो विशेषता है, वो कुछ विशेषता मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इनकी स्थापत्य कला की एक विशेषता, ये भवन है, भवन, भवन के साथ साथ बगीचे हैं, बगीचे, भवन हैं, बगीचे हैं, बगीचे, और वहां पर कैनाल अर्थात नहरें हैं, नहरें। जनरली हम देखते हैं जो मुगल कालीन इमारतों की, अगर हम दिल्ली के लाल किले की बात करते हैं, तो दिल्ली देखिए, ये भी यमुना नदी है यहाँ पर। अगर आगरे की ताजमहल की बात करते हैं तो वहां भी यमुना है। इलाहाबाद के किले की बात करते हैं तो वहां भी यमुना है। अगर हम लाहौर के किले की बात करते हैं जो अकबर ने बनवाया था, तो लाहौर रावी नदी के तट पे है। तो बेसिकली नदियों या नहरों के तट पर इनको बनाया गया है। तो अब हम प्रॉपर एक एक बादशाह से शुरुआत करेंगे। देखिए, मुगल जो साम्राज्य है, इसके फाउंडर बाबर हुए हैं और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ। लेकिन मुगल जो एम्पायर है, इसका प्रॉपर हम देखा जाए तो इसका जो काल रहा, ये 1707 औरंगजेब के समय तक रहा। औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी, वो बहुत ही अयोग्य थे और उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनका कोई भी अचीवमेंट यानी उपलब्धि नहीं है। तो अब हम शुरुआत बाबर से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बाबर, स्टूडेंट, ये जो बाबर है, जैसे कि आपको जानकारी है कि 1550, देखिए बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इसने शासन किया। तो जब बाबर भारत आता है, तो बाबर की जानकारी हमें बाबर की ऑटोबायोग्राफी, जो तुर्की भाषा में है, बाबरनामा से मिलती है। तो ये अपने बाबरनामा में कहता है कि मुझे भारत के जो भवन थे वो पसंद नहीं आए, पसंद नहीं आए। लेकिन बाबर जो ग्वालियर का शासक था, एक ग्वालियर का शासक, शासक मानसिंह, मानसिंह होता था, तो मानसिंह के किले से
प्रभावित था। तो बाबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में 2 इमारतें बनाई। नंबर 1 पानीपत, हरियाणा में है पानीपत में काबुली बाग, एक काबुली बाग की मस्जिद बनाई मस्जिद। और इसकी जो दूसरी इमारत है, जो रुहेलखंड प्रांत है, रुहेलखंड जो प्रांत है, यहाँ पर एक जगह का नाम है संभल, यहाँ की जामा मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद। तो इसके आर्किटेक्ट के क्षेत्र में इसके ये 2 ही अचीवमेंट हैं। फिर बाबर की 1530 में अचानक मृत्यु हो गई और बाबर का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम हुमायूं है, अब हुमायूं गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं का देखते हैं। देखिए हुमायूं लेनपुल कहता भी है कि हुमायूं तमाम उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई, अर्थात लगातार संघर्षशील रहा। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई विशेष ध्यान नहीं दे सका, लेकिन इसने दिल्ली में एक दीनपना महल आज इसे पुराना किला के नाम से जानते हैं, पुराना किला बनाया था। और ये दीनपना महल, इसी में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर 1556 में इसकी मृत्यु भी हुई थी। तो देखिए हुमायूं बेसिकली भारत में 2 बार शासक बना। एक बार बना 1530 से 40 तक और 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश ने शासन किया। तो सूरवंश के शासक अफगानी थे, वे मुगल नहीं हैं। चूंकि वो बीच में हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। अब हम लेकर चलते हैं शेरशाह सूरी। देखिए जो शेरशाह सूरी है, ये बहुत ही योग्य था। तो इसने 1540 से लेकर 45 तक शासन किया। तो इसके कई अचीवमेंट हैं, जैसे इसने दिल्ली में एक किला एक कूना मस्जिद बनाई थी, किला एक कूना मस्जिद बनाई। इसने एक शेर मंडल बनवाया। इसके साथ साथ इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया। इसने सड़के आजम बनाई, सड़के आजम का निर्माण कराया। और ये वही सड़के आजम है जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। एक्चुअली में एक ब्रिटिश ऑफिसर ग्रैंड ट्रंक होते थे जिसने इसका मेंटेनेंस किया, इसलिए इसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। तो अब हम लेकर चलते हैं या इसके बाद अकबर। और अकबर ने आर्किटेक्ट के क्षेत्र में बहुत ही काम किया है। अकबर, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अकबर है, अकबर इसको महान भी कहते हैं। क्योंकि महान इसलिए कहते हैं, अकबर ने सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया। अकबर के जो काम थे, अकबर के कामों ने अकबर को महान बना दिया। इसने सभी क्षेत्रों में काम किया है। देखिए अकबर की अगर धार्मिक स्थिति की बात करते हैं तो अकबर एक सेकुलर शासक था, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। तो इसका प्रभाव इसकी इमारतों पे भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अकबर की जितनी भी इमारतें हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, अर्थात इस्लाम को आधार बनाते हुए उन इमारतों को नहीं बनाया गया। तो उसका प्रभाव हमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है। तो अकबर की जो इमारतें हैं बेसिकली ये गुंबद विहीन है। देखिए स्टूडेंट्स, गुंबद होता क्या है? गुंबद को इंग्लिश में टोम कहते हैं। जैसे ये ऊपर का जो गोल होता है मस्जिद के ऊपर, इसको हम गुंबद कहते हैं। तो अकबर की जो इमारतें हैं, देखिए अकबर के बारे में एक नाम आता है, गुंबद विहीन है यहाँ पर, अबुल फजल। ये जो अबुल फजल है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। और इसने एक पुस्तक भी लिखी है, अकबरनामा, और जिसके 3rd वॉल्यूम को हम आईने अकबरी कहते हैं। तो देखिए अबुल फजल की आईने अकबर पुस्तक में जानकारी मिलती है कि अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता है। और अपने जो विचार हैं उसे अपने हृदय और मस्तिष्क से अपने विचारों को गारे एवं पत्थर का रूप प्रदान करता है। अर्थात सुंदर योजना बनाता है जो उसके अपने हृदय से जो उसने विचार तैयार किए उन्हें गारे एवं पत्थर का रूप प्रदान करता है। तो अकबर कालीन जो इमारतें हैं, अकबर के समय की जो पहली इमारत है वो अकबर ने नहीं बनाई, मैं बता देना चाहूंगा, वो है हुमायूं का मकबरा। देखिए जो हुमायूं का मकबरा है, बेसिकली ये दिल्ली में है।
और अकबर की एक सौतेली माँ थी, सौतेली माँ यानी हुमायूं की एक विधवा है जिसका नाम है हाजी बेगम। इसे हाजी बेगम ने बनाया था, हाजी बेगम ने बनाया। और अकबर कालीन ये पहली इमारत है। इस पे डुअल टोम है। दिल्ली सल्तनत में भी डुअल टोम, दिल्ली सल्तनत में डुअल टोम यानी दोहरे गुंबद की बात करें तो केवल एक ही मकबरा था सिकंदर लोदी का, लेकिन मुगल काल में ऐसे बहुत हैं। लेकिन मुगल कालीन पहला मकबरा जिसके ऊपर दोहरा गुंबद है ये हुमायूं का मकबरा है, जिसे हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने बनाया था। और इस मकबरे की दूसरी विशेषता स्टूडेंट्स ये है कि इसमें 10 लोगों को दफनाया गया है, 10 लोगों को दफनाया गया है, दफनाया गया। इसे हम आगरा का जो ताजमहल है उसका पूर्वगामी कहते हैं। पूर्वगामी यानी आगरे का जो ताजमहल बनाया गया है वो हुमायूं के मकबरे की नकल पर बनाया गया है। अगर आगरे के ताजमहल को किसी वफादार आशिक का खिराज कहेंगे तो हुमायूं के मकबरे को किसी वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहना होगा। तो देखिए आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इसके लिए ये स्लोगन भी यूज किया जाता है। तो अकबर के समय की जो पहली इमारत है वो हुमायूं का मकबरा है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए अकबर कालीन, अगर अकबर के समय की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, लेकिन उसे अकबर ने नहीं बनवाया, हाजी बेगम ने बनवाया था। लेकिन अकबरी जो शैली है, अकबरी जो शैली यानी अकबर ने जो पहली इमारत बनाई वो बनाई है इसने आगरे का किला, आगरा का किला। एक्चुअली में अकबर ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनाए थे, जिसमें एक आगरा का किला है, मैं लिख देता हूं आगरा का किला। आगरे के बाद इसने इलाहाबाद का किला बनाया, इलाहाबाद, लाहौर का भी किला बनाया, लाहौर, और अटक एवं अजमेर का किला, ये किले बनवाई। लेकिन ये 3 किले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछता है बेसिकली सिविल सर्विस में कि अकबर ने जो किले बनाए थे इनको बनाने का सीक्वेंस क्या था। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो पहला किला बनाया वो आगरे का किला बनाया था। देखिए जो आगरे का किला बनाया है अकबर कालीन पहली इमारत है, इसमें 500 से अधिक इमारतें हैं, 500 से अधिक इमारतें हैं, इमारतें हैं। इसमें एक जहांगीरी महल है, जहांगीरी महल है, जहांगीरी महल। इसी में अकबरी महल है, अकबरी महल। देखिए स्टूडेंट्स अकबरी महल का मतलब है इस महल के अंदर अकबर रहता था। जो आगरा में ताजमहल है, ताजमहल से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले है ये आगरा का जो किला है। ये जो जहांगीरी महल है यानी इसका जो बेटा जहांगीर है ये उसके लिए है। और ये जहांगीरी महल जो ग्वालियर का शासक मानसिंह था, ग्वालियर, जो ग्वालियर का शासक मानसिंह है, मानसिंह, ये मानसिंह के भवन या मानसिंह के किले से प्रभावित है। अब यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि अकबर कालीन कौन सी इमारत है जो ग्वालियर के शासक मानसिंह के किले से प्रभावित है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहां पर आंसर आता है जहांगीरी महल। अब देखिए, अब हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये जो अकबर है, अकबर का जो पहला विवाह हुआ था ये हरकाबाई से हुआ था। हरकाबाई एक आमेर का शासक होता था भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहते हैं। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। लेकिन अकबर के कोई संतान नहीं हुई। तो आगरा से 23 किलोमीटर दूर, चूंकि अभी कैपिटल आगरा है, वहां पर एक है फतेहपुर सीकरी। तो वहां पर एक सूफी रहते थे चिश्ती संप्रदाय के, जिनका नाम है सलीम चिश्ती। तो उनके आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र का प्राप्ति हुई और अकबर ने उसी के नाम पर उसका नाम सलीम रखा, जो कालांतर में जहांगीर नाम से जाना गया। तो उनके सम्मान में अकबर ने क्या किया, ये जो फतेहपुर सीकरी है इसको इस्टेब्लिश किया, इसको इस्टेब्लिश किया। और फतेहपुर जो सीकरी है इसमें बहुत सी इसमें इमारतें बनाई गई, इसमें बहुत सी इमारतें बनाई गई, इमारतें। चूंकि अकबर ने जो गुजरात विजय की थी, गुजरात विजय की थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने यहाँ बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया। देखिए आपने सुना भी होगा कि
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा भी यहीं पर बनाया था। तो अकबर ने 1570 से और 71 के बीच यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सी जो इमारतें हैं, इन इमारतों में आप लोगों से जो मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें एक है खास महल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो खास महल है, खास महल, ये अकबर का आवास था। ये अकबर का आवास है, अकबर का आवास, ये ध्यान रखना है, अकबर का आवास है ये। इसी में एक जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल है। और ये जो जोधाबाई का महल है, फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी, ये सबसे बड़ी इमारत थी। देखिए यहीं पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक जामा मस्जिद बनाई, और ये जो जामा मस्जिद है, इसमें 2 द्वार थे, 2 द्वार। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसके दक्षिणी द्वार को तोड़वाकर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। तो इस जामा मस्जिद के अंदर 2 मकबरे भी हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 2 मकबरे किस किस के हैं, इसमें एक सलीम चिश्ती का मकबरा है, सलीम चिश्ती का मकबरा है। और इसके साथ साथ एक अकबर के मनसबदार होते थे और उसका नाम था इस्लाम खां का मकबरा। तो देखिए इसके साथ साथ अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि अकबर ने जो किले बनाए, सबसे पहले आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, अजमेर में भी किला बनाया था, और वहां भी एक मस्जिद बनाई, और अजमेर की जो मस्जिद है उसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के समय की ये इमारतें हैं। अब अकबर की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है जहांगीर, वो गद्दी पर बैठा। जहांगीर गद्दी पर बैठा। देखिए स्टूडेंट्स, जो जहांगीर है, इसने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। वैसे जहांगीर की स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई विशेष रुचि नहीं थी। जहांगीर की रुचि चित्रकारी में थी, यानी पेंटिंग में थी। तो जहांगीर के समय की पहली इमारत है अकबर का मकबरा। देखिए इसकी जो पहली इमारत है वो है अकबर का मकबरा। देखिए अकबर का जो मकबरा है ये बेसिकली सिकंदरा में है, सिकंदरा। और ये जो सिकंदरा है और आगरा, इन दोनों को सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदरा आगरा से 5 किलोमीटर पहले है। और एक यहां भी फैक्ट बन जाता है स्टूडेंट्स, इस सिकंदरा को अकबर ने बहिस्ताबाद नाम दिया था, बाद नाम दिया। तो जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, देखिए इस मकबरे में 5 मंजिल हैं। ये 5 मंजिला है। सबसे नीचे की जो मंजिल है वो चौड़ी है, उससे ऊपर की जो मंजिल है वो छोटी है। इस तरीके से इसमें 5 मंजिल बनाई गई हैं। और ध्यान रखना है, अकबर की जो कब्र है वो सबसे नीचे की तरफ है, यानी निचली जो कब्र है वो ओरिजिनल है, लेकिन अकबर की अस्थियां एट प्रेजेंट इसमें नहीं है। एक्चुअली में जब औरंगजेब का शासन था, चूंकि औरंगजेब नॉन सेकुलर था, तो उसने हिंदुओं के अगेंस्ट जब काम किए कुछ इस तरीके से, तो एक जाटों का एक नेता होता था, एक राजा था जिसका नाम राजा राम था। तो उसने क्या काम किया, अकबर के मकबरे को फाड़ दिया और इसकी अस्थियों को जला दिया था। चलो खैर, देखिए इस पर बौद्ध शैली का प्रभाव है। और इसमें सिरहाने की ओर लिखा है अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है ईश्वर महान है। और पैरों की ओर लिखा है जिल्ले जिलाहू, अर्थात इसकी शान में या इसके गौरव में और वृद्धि हो। और अरबी भाषा में 99 बार इस पर ईश्वर का नाम भी लिखा है। तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, ये जहांगीर के समय की पहली इमारत है। अब जहांगीर के जो अन्य काम थे उनको भी देखते हैं। देखिए जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर के समय एतमा उद्दौला का मकबरा बनाया गया।
एतमाउद्दौला का मकबरा। ये जो एतमाउद्दौला है मकबरा, एतमाउद्दौला वास्तविक नाम इसका गियास बेग है और ये नूरजहां का पिता था, नूरजहां का पिता। देखिए ये आगरा में बनाया गया है, आगरा में और इस मकबरे को बेसिकली नूरजहां ने बनाया था, नूरजहां ने। इस मकबरे की विशेषता यह है कि इसमें पहली बार पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पितरादुरा, देखिए पितरादुरा क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर। जैसे ये फूल पत्तियां होती हैं, फूल पत्तियां इस्लाम में एक्चुअली में क्या है, जीव जंतुओं का चित्र वर्जित है। तो यहां पर जो दीवारें हैं उसमें फूल पत्तियां बना दी जाती हैं, फूल पत्तियां। और ये जो फूल पत्तियां इसमें बनी हैं उसमें डायमंड और गोल्ड इसकी जड़ावट है, तो इसे हम पितरादुरा शैली कहते हैं और पितरादुरा शैली का प्रयोग यहाँ पर पहली बार किया गया है। अब इसी में देखते हैं हम जहांगीर का मकबरा। देखिए जहांगीर का जो मकबरा है ये लाहौर में है, लाहौर में, और इस मकबरे को नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर ने क्या किया, इसने जहांगीर ने लाहौर में एक मोती मस्जिद बनाई, मोती मस्जिद बनाई, मस्जिद, और इसके साथ साथ मोती मस्जिद के साथ साथ लाहौर में अनारकली का मकबरा भी बनाया था। अब जहांगीर के बाद उसका बेटा आता है और बेटे का नाम शाहजहां है, शाहजहां। और शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला के का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शाहजहां, ये जो शाहजहां है, शाहजहां का जो बेसिकली कार्यकाल था 1628 से लेकर के 1658 इसका कार्यकाल रहा। ये स्थापत्य कला का शौकीन है, इसलिए इसका जो काल है इसे स्थापत्य कला के समय का इसे हम स्वर्णकाल कहते हैं, स्वर्णकाल। और इसकी स्थापत्य कला की विशेषता ये है क्योंकि ये संगमरमर का शौकीन है इसमें संगमरमर की बहुलता है और इसने स्थापत्य कला के डेवलपमेंट के लिए इसने पीडब्ल्यूडी या एक लोक निर्माण विभाग यानी एक अलग से विभाग भी बनाया था। जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक ने बनाया तो वो इसने भी बनाया। तो इसने जो इसके अचीवमेंट हैं, इसने टारगेट बेसिकली दिल्ली और आगरा को किया था। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की तो स्टूडेंट्स दिल्ली में इसने एक रेड फोर्ट यानी लाल किला बनाया, लाल किला। देखिए जो लाल किला है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है, ये 3100 फीट जिसमें लाल किला बना है, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी 1650 फीट ये है लाल किला। इसके पश्चिमी द्वार को बेसिकली हम लाहौरी द्वार कहते हैं और इसी को 1658 में इसने अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। बच्चों जो दिल्ली का लाल किला है जहां पर शाहजहां बैठता था उसमें एक सोने का सिंहासन बनाया था जिसे हम मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कहते हैं। जब करनाल का युद्ध हुआ और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में, तो वो उसे लेकर चला गया। दिल्ली में ही इसने एक जामा मस्जिद बनाई थी, मस्जिद ये बनाई। अब हम लेकर चलते हैं कि इसके आगरा में क्या-क्या, तो आगरा में शाहजहां के क्या-क्या अचीवमेंट हैं। तो आगरा में शाहजहां ने देखिए एक मोती मस्जिद बनाई, मस्जिद। आगरा में ही एक 6 फ्लोर एक भवन बनाया जिसे मुसम्मन बुर्ज कहते हैं, मुसम्मन बुर्ज का निर्माण कराया। देखिए स्टूडेंट्स, ये मुसम्मन बुर्ज जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया आगरा के किले में, तो आगरा के किले के अंदर ही ये मुसम्मन बुर्ज है। तो इसके 6 फ्लोर पे रहता था शाहजहां, और शाहजहां की बड़ी बेटी जो जहां आ रहा है वो अपने पिता की देखरेख करती थी। तो इस मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल दिखता था। कहा जाता है कि एक दिन जहां आरा पूछने लगी कि पिता आप यहाँ बंदी रहते हैं, कैसे समय कटता है? तो कहता है मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मुझे 6-7 साल हो गए हैं, यहाँ से तो मैं अपनी प्रेसी को देखता रहता हूँ। प्रेसी से तात्पर्य मुमताज के ताजमहल को देखता रहता था। तो इसी मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां कैद रहा। देखिए यहाँ पर एक जामा मस्जिद है जो आगरा का किला है,
आगरा का किला, उसके नॉर्थ वेस्ट में एक जामा मस्जिद, ये शाहजहां के काल में बनी, लेकिन इसे शाहजहां ने नहीं बल्कि शाहजहां की बड़ी बेटी है जहां आरा ने बनाई थी, आरा ने बनाई। इसके साथ साथ इसने अपने प्रेयसी की याद में आगरे का ताजमहल बनाया, आगरा में ताजमहल बनाया, ताजमहल महल बनाया। स्टूडेंट्स, इसके आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है तो देखिए, एक होता है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट का मतलब होता है जैसे आज मकानों के हम नक्शे आदि बनवाते हैं, है ना, उसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं, आर्किटेक्ट। एक इसके आर्किटेक्ट थे आर्किटेक्ट। तो देखिए, इसके जो आर्किटेक्ट थे उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इसके आर्किटेक्ट हैं। और शाहजहां ने इसे नादिर उल असर की उपाधि दी थी, नादिर उल असर की उपाधि दी थी। एक होते हैं कारीगर का मतलब होता है जो उसमें ईंट पत्थर जोड़ने का काम करते हैं, और इसके कारीगर का जो नाम था ये उस्ताद ईशा खां था, उस्ताद ईशा खां। तो ये ध्यान रखना है कि इसके स्थापत्यकार यानी आर्किटेक्ट कौन थे और इसके कलाकार कौन थे। तो शाहजहां का बहुत इसमें योगदान रहा। अब इसमें एक अंतिम बचा है, वो है औरंगजेब। अब हम औरंगजेब को लेकर चलते हैं। औरंगजेब, देखिए स्टूडेंट्स, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब अपने आप में प्रॉपर सफल नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब की उपलब्धियां भी बहुत हैं, क्योंकि मुगल काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो औरंगजेब का ही था। इसने 1686 और 87 में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर अकबर की दक्षिण नीति को पूरा कर दिया था। तो देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये प्रॉपर बहुत कुछ काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसके समय इसके नॉन सेकुलर पॉलिसी के कारण लगातार विद्रोह होते रहे। तो ये लगातार युद्धों में व्यस्त रहा, इसलिए स्थापत्य कला की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सका। लेकिन जो भी थोड़े बहुत अचीवमेंट इसके रहे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसके समय की महत्वपूर्ण विशेषता, इसने दिल्ली में जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किला, इसमें मोती मस्जिद बनाई थी, मोती मस्जिद, ये पूर्ण संगमरमर की है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनाई है? तो औरंगजेब। अब स्टूडेंट्स, यहां पर 3 मोती मस्जिद का मैंने नाम दिया है आपके सामने। जैसे हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर ने लाहौर में बनाई थी। अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनाई थी, और औरंगजेब ने मोती मस्जिद दिल्ली में बनाई। इसके साथ साथ ये काम किया इसने, एक काम। दूसरा, इसने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में दक्षिण की ओर है, ये जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद, ये एक नगर बसाया, और यहां पर इसने बीबी का मकबरा बनाया, देखिए, बीबी का जो मकबरा है, इसकी बीबी का नाम राबिया उद दौरानी था। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं, राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। चूंकि इसकी पत्नी है, बीबी है, तो इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, और इसे हम दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, ताजमहल। एक्चुअली में जो आगरे का ताजमहल है, ये उसका उत्तरगामी है, यानी आगरा का ताजमहल का पूर्वगामी कौन है? वो है हुमायूं का मकबरा। चूंकि हुमायूं के मकबरे की नकल पर आगरे का ताजमहल बनाया गया, और आगरे के ताजमहल का उत्तरगामी ये है क्योंकि आगरे के ताजमहल की नकल पर यह बनाया गया। तो इसे दक्षिण का मकबरा भी कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल, सॉरी, और इसे फोर्ड ताजमहल भी कहते हैं, फोर्ड ताजमहल भी कहते हैं, ताजमहल। फोर्ड ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि आगरे के ताजमहल की नकल पे जो बनाया गया था, इसने बनाने का प्रयास तो वही किया, लेकिन ये बना नहीं पाया, तो इसे फोर्ड ताजमहल भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसने लाहौर में एक बादशाही मस्जिद भी बनाई थी, बादशाही मस्जिद भी बनाई। तो 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और औरंगजेब का कोई भी उत्तराधिकारी इतना काबिल नहीं था
हम किसी की भी बात करते हैं जिसने आर्किटेक्ट के क्षेत्र में कोई महान काम किया हो, तो इनका जो आर्किटेक्चर है वो यहीं तक है, यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो इस टॉपिक को जब भी आप देखेंगे तो इसको देखते जाइए, सुनते जाइए और इससे आप इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको बनाने हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें टॉपिक आपके लिए मददगार साबित होगा। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।